कल हम लोग बात कर रहे थे आपका सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में, और ये कहा गया था कि 4 प्रकार के नियम सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में उपयोग में आते हैं। पहला नियम ये कहता है कि सूचियों का अर्थान्वयन करते समय जो सूचियों में प्रयुक्त विषय वस्तुएं हैं, उनमें जितनी विषय वस्तुएं शामिल हो सकती हैं सबको पूर्ण विस्तार के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और ये माना जाना चाहिए कि उन विषय वस्तुओं के भीतर जो शब्द प्रयोग है उसके भीतर युक्ति संगत रूप से जितने भी शब्द माने जा सकते हैं सारे के सारे उसमें शामिल हैं। उदाहरण दिया गया कि जैसे राज्य सूची के विषय में ये लिखा हुआ है कि इंडेप्टनेस, इसके संबंध में राज्य की विधायिका ये विधायन कर सकेगी। तो फिर देखना ये कि राज्य की विधायिका इंडेप्टनेस के संबंध में सभी प्रकार का विधायन कर सकेगी। ये पहला नियम है। ये नहीं माना जाएगा कि वहां इंडेप्टनेस लिखा है तो एक विशेष प्रकार की इंडेप्टनेस इसी के संबंध में राज्य की विधायिका विधायन कर पाएगी। यद्यपि वहां सब क्वालिफिकेशन ये भी लिखा है, वहां एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस ये भी लिखा है, लेकिन एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस को ये समझेंगे कि मानो फ्रेमर्स ने इंडेप्टनेस के प्रकार बताने की कोशिश की है। उसे इस प्रकार नहीं माना जा सकता कि सिर्फ इंडेप्टनेस का मतलब एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस ही लिया जाएगा, ये अर्थान्वयन स्वीकार नहीं होगा। क्यों नहीं स्वीकार होगा? इसलिए नहीं स्वीकार होगा कि सूचियों में विषय वस्तुओं का वर्णन मात्र हुआ है। जो विधायी शक्ति है वो कहां दी? 246 में। और 246 में विधायी शक्ति देते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब भी संबंधित विधायिका अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी तो सब्जेक्ट टू किस सबसेक्शन अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी, और जब सब्जेक्ट टू करेगी तो फिर किस विषय वस्तु के बारे में करेगी, ऐसा कोई प्रतिबंध वहां नहीं है। और विषय वस्तु का वर्णन मात्र ये सूची में है, शक्ति वही है। तो जब शक्ति प्रयोग इन एक्चुअल होगा तो वो शक्ति प्रयोग इन एक्चुअल होते समय विषय वस्तु को लेकर उस पर कोई प्रतिबंध होगा, ऐसा 246 से नहीं निकलता। 246 से जो अर्थान्वयन 246 से जो अभिप्राय निकल रहा है वो सिर्फ इतना कि आप अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करते समय दूसरी विधायिका को जो विधायी शक्ति दी गई है उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, बस इतना वहां से पढ़ने से निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। लोगों ने देखा था कि 246 सबसेक्शन 1 में वो कह रहा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, किसमें 246(2) या 246(3) में किसी बात के होते हुए। इसका मतलब केंद्रीय विधायिका जब उन विषय वस्तुओं पर वर्णन करेगी या उन विषय वस्तुओं पर विधायन करेगी जो संघ सूची में वर्णित है, तो उसकी विधायी शक्ति पर विषय वस्तुओं को लेकर कोई प्रतिबंध हो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका तो शक्ति प्रयोग अन्य दृष्टियों से भी प्रतिबंधित है ही नहीं। मुख्यतः प्रतिबंध तो राज्य की विधायिका पर है। राज्य की विधायिका संवर्ती सूची पर भी विधायन करे तो भी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 करेगी, लेकिन जब वो राज्य सूची की विषय पर विधायन करेगी तो फिर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इसका ख्याल तो उसे रखना है, लेकिन राज्य सूची में जो विषय आ गया उस पर वो संपूर्ण शक्ति से विधायन कर सकेगी, उस पर फिर विषय वस्तु को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है कि जो विषय वस्तु वहां वर्णित है राज्य सूची में, इसका एक भाग अगर केंद्र की सूची में पहुंच गया तो फिर क्या होगा कि यह माना जाएगा कि राज्य की सूची से वो भाग सेपरेट करके केंद्रीय विधायिका के पास पहुंच गया, और आप उस भाग को निकाल देने के बाद जो विषय वस्तु शेष बची उस पर विधायन करेंगे, ऐसे स्वीकार किया जाएगा।
लेकिन सिद्धांत में यह बात समझ लेनी बड़ी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको लागू करना ये थोड़ा कठिन हो जाता है। और बस इसी सिद्धांत को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंट्रीज कहा जाता है। यानी अगर एक सामान्य विषय वस्तु, या यूं कहें कि यदि कोई विषय वस्तु सामान्य रूप से एक सूची में वर्णित हो गई और उस विषय वस्तु का कोई विशेष भाग किसी अन्य सूची में चला गया, जिस पर सामान्य भाग जिस सूची में वर्णित हुआ है उस पर विधायन की अधिकारिता रखने वाली जो विधायिका है उसकी विधायी शक्ति का विस्तार नहीं है, तो माना यह जाएगा कि संबंधित विधायिका की विधायी शक्ति से वो विशेष भाग बाहर हो गया है और उसके संबंध में सामान्य सूची पर विधायन की शक्ति रखने वाली विधायिका की शक्ति निर्बंधित कर दी गई है, ऐसा माना जाएगा। इसे ही इंटर रिलेशन ऑफ द एंट्रीज कहा जाता है, यह प्रविष्टियों का अंतर संबंध यह कहा जाता है, और इसी को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब यह हुआ कि जितनी एंट्रीज हैं उन पर विधायन की शक्ति सबको प्राप्त रहे। सामान्य सूची, ठीक है, सामान्य सूची मीनिंग देयर बाय कि किसी भी सूची में सामान्य रूप से एक विषय वस्तु वर्णित की गई और उसके बाद एक भाग उसका निकलकर दूसरी जगह चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि उस भाग पर जब भी विधायन होगा तो संबंधित विधायिका ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। लेकिन यह कहना एक बात है और प्रैक्टिकली इसको लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है। अब कई बार होगा कि विधायिका एक कानून बनाएगी और विधायिका ये कहेगी कि हमने उसी विषय पर कानून बनाया है जिस विषय पर हम विधायी शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति के प्रयोग का जो प्रभाव है वो उस विषय पर पड़ना शुरू हो जाएगा जिस विषय पर संबंधित विधायिका को विधायन की शक्ति नहीं है। चीजों को सिद्धांत में समझना कठिन होता है, लेकिन चीजें जब व्यवहार में समझी जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, और इसीलिए अध्ययन के समय उदाहरणों की जरूरत पड़ती है, अन्यथा उदाहरणों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंसिपली बात को समझना ये बहुत कठिन है। प्रिंसिपली बात समझ में नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आ जाएगी, लेकिन कठिन है और फिर उसको याद रखना और भी कठिन है। तो प्रिंसिपली बात यह है कि विधायिका जब अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करती है तो कह तो यह रही है कि हम अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग उसी विषय पर कर रहे हैं जो विषय हमें विधायन के विषय के तौर पर सूची में दिया है, और वाकई वो कर भी उसी पर रही है, किंतु जो प्रभाव है वो प्रभाव अन्य उस विषय पर पड़ना शुरू हो गया है जिस विषय पर संबंधित विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार नहीं है। इस दशा में क्या किया जाना चाहिए? समस्या ये है, अब दो दृष्टिकोण हो सकते हैं कि अगर प्रभाव भी पड़ा है तो भी इस आधार पर कि वो प्रभाव ऐसे विषय पर पड़ा रहा है जिस विषय पर संबंधित विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार नहीं है, इसलिए विधायिका के द्वारा अधिनियमित विधि को शून्य कर घोषित कर देना चाहिए। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है, और एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि सिर्फ प्रभाव ये गया है ऐसे विषय पर जिस पर संबंधित विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार नहीं है, अदरवाइज इनफैक्ट जो करना चाहती थी विधायिका वो सिर्फ इतना करना चाहती थी कि जो विषय उसे विधायन की के विषय के रूप में प्राप्त है उसी पर विधायन करना चाहती थी। बाई चांस संयोग से ऐसा घटित हुआ है
कि उस विधायन का प्रभाव अन्य विषय पर भी पड़ने लगा है। ऐसा था नहीं कि विधायिका उस विषय पर विधायन करना चाहती थी जिस विषय पर उस विधान की शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था। आप कई बार अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी वही करते हैं। कुछ हो जाता है तो आप कहते हैं कि हो तो गया, लेकिन हम ऐसा करना चाहते नहीं थे, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। करना तो आप कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। जो कुछ हुआ वो आप करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। आपके कार्य का प्रभाव बाई चांस दूसरी चीजों पर पड़ना शुरू हो गया है। आप इनफैक्ट वही काम कर रहे थे जिसको काम करने के लिए आपको अधिकृत किया गया था, आप वही कर रहे थे। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि आपने जो कुछ किया उसका प्रभाव ऐसे पड़ा कि किया गया काम या उसका कोई हिस्सा अनाधिकृत रूप से किया गया, यह दिखाई देने लगा है। अब आपके काम को ही रोक दिया जाए, एक बात यह हो सकती है। और एक बात यह भी हो सकती है कि चूंकि आपके काम करने के पीछे जो मंशा थी वो अनाधिकृत शक्ति का उपयोग ये नहीं थी, इसलिए भले ही आपके काम में अनाधिकृत शक्ति उपयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपके काम को जारी रखा जाए, यह भी संभव है। अब चूंकि जहां विधायन की बात है, वहां हमने कल भी कहा कि दोनों विधायिकाओं का लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण। और यहां इकहरी नागरिकता है। संबंधित व्यक्ति राज्य का भी नागरिक है और संबंधित व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक है। ऐसा नहीं है दोहरी नागरिकता हो, तो राज्य की विधायिका और केंद्रीय विधायिका दोनों जिन मार्गदर्शक सिद्धांतों से शासित होंगी वे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के माध्यम से वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करेंगी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हासिल करने के लिए सेट किया। तो उन्होंने हासिल कर लिया या इन्होंने हासिल कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अव्यवस्था निर्मित न हो, दोनों एक ही पर शक्ति प्रयोग न करने लगे, और कहीं शक्ति प्रयोग के नाम पर लोकल प्रेशर्स के सामने झुककर कुछ ऐसा न कर बैठे अपने लाभ में कि उनके काम से जो नेशन इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको नुकसान हो। क्योंकि व्यक्ति का, प्लेटो की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति, इसे कानून की जरूरत क्यों है? तो उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि व्यक्ति यह समझ ही नहीं सकता कि उसे ईश्वर ने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने इस पृथ्वी पर एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा, तो प्रत्येक व्यक्ति यह जान ही नहीं सकता कि उसे पृथ्वी पर ईश्वर ने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भेजा है। यह उससे अधिक बुद्धिमान मनुष्य वही जान सकता है कि संबंधित, उसने कहा कि कुछ लोग शासित होने के लिए आए, कुछ लोग शासन करने के लिए आए। उसने कहा है कि कुछ लोगों को लोहे के औजारों के सहित ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। क्योंकि प्लेटो के समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं है जितना आज की डेट पर है, तो वो जिस भाषा का उपयोग करेगा वो भाषा बहुत रिफाइंड नहीं हो सकती, वो भाषा सिर्फ इशारे करेगी उस ओर जिस ओर प्लेटो बोलना चाहता है। तो उसने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि वो दुनिया में क्यों आया, और अगर जान भी ले तो उसका अपना स्वार्थ उसे वो नहीं करने देगा जो करने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा है। इसलिए कानून की जरूरत है और इसलिए राजा की जरूरत है कि उससे वो करवाया जाए जिसके लिए उसे भेजा गया, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ उसे करने ही नहीं देगा। अव्वल तो पता ही नहीं लगेगा, और पता लग भी जाए तो उसका अपना स्वार्थ उसे वो करने नहीं देगा। तो चाहे बातें हम कितने भी आदर्श की कर लें,
संपूर्ण व्यवस्था निर्मित व्यक्ति के आधार पर ही होगी। तो राज्यों की विधायिका में भी व्यक्ति होंगे और केंद्रीय विधायिका में भी व्यक्ति होंगे। और शक्ति और सामर्थ्य सभी को अच्छी लगती है। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जिन्हें शक्ति और सामर्थ्य अच्छी नहीं लगती, या जो शक्ति और सामर्थ्य के प्रति अच्छी नहीं लगती ऐसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य के प्रति इसलिए उदासीन है क्योंकि वे ये जानते हैं कि दुनियावी, ठीक है, जो दुनिया है इसमें कोई शक्ति और सामर्थ्य स्थायी है ही नहीं। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसके पास आई हुई शक्ति और सामर्थ्य उसकी मृत्यु ने उससे छीन न ली हो, इसलिए उन्होंने शक्ति और सामर्थ्य के प्रति उदासीनता का रवैया अपना लिया हो, ये एक दूसरी बात है। अदरवाइज शक्ति और सामर्थ्य सबको अच्छी लगती है। और ये राज्य की विधायिका में बैठे हुए लोग और केंद्रीय विधायिका, अब क्योंकि इलेक्शन सिस्टम है तो राज्य की विधायिका के लोग ऐसा कर सकते हैं कि क्षेत्रीय सरकारों में बने रहने के लिए वो लोकल प्रेशर में कुछ ऐसा कर जाएं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, इसलिए 3 सूचियां बना करके शक्ति का बंटवारा कर दिया गया और ऐसे विषय जो नेशनल इंटरेस्ट के थे वे केंद्र को दे दिए और उस पर इनकी शक्ति का प्रयोग रोक दिया। और 246 की योजना बनाई कि उन विषयों के संबंध में आप कोई शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा दोनों का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण। इसलिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है, पहला नियम इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है कि दोनों का लक्ष्य व्यक्ति कल्याण है। ये बनाए या ये बनाए, फर्क क्या पड़ता है? इसलिए अगर कोई एंट्री है उसमें युक्ति संगत रूप से जितने विषय आ सकते हैं तो संबंधित विधायिका को उस पर विधान की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो नियम है कि अगर जनरल जो एंट्री है, शिक्षा एक जनरल एंट्री है और संवर्ती सूची में कहां एंट्री संख्या 25 और 63, 64, 65, 66 इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माध्यम शिक्षण का, उनमें क्वालिटी बनाए रखने का काम ये सारा कुछ देती वो केंद्र के पास है। इसलिए क्योंकि क्वालिटी ये डिपेंड करेगी एडमिशन पर, ये डिपेंड करेगी वहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, वहां लैंग्वेज पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। और ये लोकल प्रेशर में मूर्खों को भर्ती कर देंगे। वे दिन उत्तर प्रदेश में बहुत पुराने नहीं हुए हैं जब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक निश्चित उत्तर प्रदेश के एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग सेलेक्ट हो जाते थे। वो दिन बहुत पुराने नहीं हुए। उसी क्षेत्र में प्रतिभा निवास कर रही थी और कहीं थी नहीं प्रतिभा पूरे देश में। वो दिन बहुत पुराने नहीं है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। इसलिए और अगर ये हुआ तो अभी कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार में ये समस्या है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। फिर इलाज कराने के लिए जैसे पाकिस्तान आज से यहीं आते हैं ऐसे हम भी जाया करेंगे, क्योंकि आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है। क्योंकि रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही, बात तो इसकी हो रही तो मूर्खों को भर्ती कर रहा। बगिया में बैठ के एग्जाम हो रहा है, 80% आ रहे हैं, परसेंटेज के आधार पे आप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे देंगे, कंपटीशन आप कराएंगे नहीं, ठीक है। हमारे 80% कभी आ नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहां नकल नहीं होती। खत्म हो गई बात। पूरा का पूरा मूर्खों का बैच निकलेगा और गुण उसी में विकसित होगा जिसमें क्षमता होगी। इसलिए यह नियम रखा गया क्योंकि रीजनल इंटरेस्ट के सामने ही झुक सकते हैं, इसलिए वहां। अब सवाल दिक्कत आएगी। अब कई सारी समस्याएं होती हैं। एक समस्या यह भी है कि अब हम अगर यही नियम को लागू रखें, जो पहला है कि विस्तार से ये दूसरा ना आए, तो राज्य की विधायिका की शक्ति लगभग शून्य हो जाएगी। या हम दूसरा नियम ले आए, लेकिन हम ये नियम अपना लें कि अगर राज्य की विधायिका ने कोई विधायन किया और जिस विषय पर उसने विधायन किया, उस विषय पर किए गए विधायन के कारण
कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ है जिस प्रभाव ने उस विषय को प्रभावित कर दिया है जो केंद्र की सूची में, तो भी राज्य की विधायिका विधायन कर ही नहीं पाएगी। कारण यह है कि राज्य की विधायिका की जो शक्ति है वो सब्जेक्ट टू, चाहे उसे संवर्ती सूची पर मिली हो तो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 246(1) है, और चाहे उसे संघ सूची पर मिला हो तो भी सबसेक्शन 1 एंड 2 है। ठीक है ना। और अगर संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र का विधायन मौजूद न भी हो तो भी अगर राज्य की विधायिका ने विधायन किया और केंद्र का कोई कानून बाद में बनता है तो भी असंगति के नियम के आधार पर केंद्र का ही प्रभावी हो जाएगा। हालांकि कुछ स्थिति में परिवर्तन भी है, वो हम चर्चा कर लेंगे जब 254 पर आएंगे, लेकिन मोटे मोटे में बात यही है। तो राज्य की विधायिका की शक्ति इतनी सीमित हो गई। अच्छा, काम आप कोई करो, उसका प्रभाव विभिन्न विषयों पर होगा ही होगा। अब कोई काम कर लो, आप से ये कहा जाए आप रात में घर से बाहर जाएंगे तो हमारी परमिशन लेंगे, इसका मतलब दिन में आप घर से बाहर जाने को स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन दिन में आप घर से बाहर गए दिन में ही है, अब रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, ठीक है, कोई मिला ही नहीं, लौटे रात में, तो अब कहां जाएं? आपने कुछ गलत तो नहीं किया था, आपने तो अधिकृत शक्ति प्रयोग किया था, लेकिन एक्सेप्शनली अब आपके काम का प्रभाव ऐसे क्षेत्र पर पड़ने लगा जहां के लिए आप अधिकृत नहीं थे। मानिए नियम यह है कि अगर रात में आप जाओगे तो अगर हमसे बिना पूछे गए तो रात में जाने पर आप वापस घर में नहीं लौट पाओगे। अब गए तो दिन ही में थे और दिन में ही लौटना प्रस्तावित था, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब ये स्थितियां तो आएंगी। तो दूसरा नियम, जब इंटर रिलेशन ऑफ द एंट्रीज हम देखते हैं, ठीक है, तो पिथ एंड सबस्टेंस रूल ये लाना पड़ता है, अदरवाइज राज्य की जो विधायी शक्ति है वो शून्य पर पहुंच जाएगी, क्योंकि राज्य कभी भी विधायन करे उसका थोड़ा बहुत प्रभाव केंद्र के विषय पर पड़ सकता है। इस बात की पड़ेगा ही ये बात नहीं है, लेकिन पड़ सकता है, और अगर पड़ा तो हमें क्या नीति अपनानी चाहिए, पिथ एंड सबस्टेंस रूल इसी से संबंधित है। तब हम ये देखेंगे कि जो विधायिका करना चाहती थी क्या वो उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगर जो वो करना चाहती थी इंट्रूशंस वो राज्य की विधायिका के विधायी क्षेत्र में आता है, बाई चांस ऐसा हुआ है कि किए गए विधायन का प्रभाव उस विषय पर हो गया जो केंद्र की सूची में है, तो हम राज्य की विधायिका के द्वारा किए गए विधायन को उसी विषय पर किया गया विधायन मानेंगे जिस विषय पर उसे विधायन की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि सारे वन तत्व में वो गलत नहीं कर रहे थे। ठीक है, यही आपराधिक विधि का आधार है। आप कर तो ठीक रहे थे, लेकिन गड़बड़ हो गई तो दुर्घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। आप किसी को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन कोई मर गया। आप लापरवाह भी नहीं थे, आप उतावलेपन से भी काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ठीक चल रहे थे, क्योंकि तेज चलना या गाड़ी तेज चलाना ये लापरवाही या उतावलेपन का उदाहरण थोड़ा ही है भाई। हाई स्पीड ये कोई लापरवाही या उतावलापन थोड़ी है। हां, जहां हाई स्पीड पर गाड़ी चलाना मना है वहां आप चला रहे, अब दिक्कत है। कोई ऐसी परिस्थिति सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस मौजूद थी जिसकी वजह से आप अनुमान कर सकते थे कि कोई आकस्मिक खतरा आ सकता है, और वो आकस्मिक खतरा नहीं आएगा इस थोथे विश्वास पर। इस विश्वास के लिए कोई आधार नहीं था, केवल आपका विश्वास था, कोरा विश्वास, और आप तेजी से गाड़ी चलाते जा रहे थे ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा।
और कई बार नहीं भी होता है, कोई हमेशा दुर्घटना ही थोड़ी होती है, लेकिन विश्वास कोरा था आपका, आपने 20 ऑपरेशन कर डाले, आपके पास एमएस की डिग्री नहीं थी, 20 कर डाले, सब सर्वाइव किए, एक नहीं किया, ठीक है, तो भी आप 304 के दोषी हैं। क्यों? आपने उतावलेपन से काम किया, आपको विश्वास कोरा था। वो अगर जिंदा बचे जिनका ऑपरेशन आपने किया, अपने भाग्य से बचे हैं, आपकी कृपा से नहीं बचे या आपकी कुशलता से नहीं बचे, आपकी वजह से तो मर ही जाना चाहिए था। तो उनके भाग्य का पुरस्कार आपको मिल जाए ये तो नहीं मिलेगा, आपको तो अपने कृत्य का दंड मिलेगा, ठीक है। तो आपने गड़बड़ की, यद्यपि 20 मौकों पर वे परिणाम नहीं आए जो आ सकते थे, लेकिन एक मौके पर आए, तो आपको छोड़ क्यों दे? इसे उतावलापन कहा जाता है, इसे रेकलेसनेस कहा जाता है। जब आप ये जानते होते हैं कि परिणाम ये हो सकते हैं और आपके मन में एक कोरा और थोथा विश्वास होता है कि नहीं होगा ऐसा, और आप संबंधित कृत्य को करते रहते हैं और वाकई वही हो जाता है जिसका डर था, तो आपने उतावलेपन से काम किया। और जब आपको यह पता होता है कि अमुक काम को करने में अमुक सावधानियां ले लेनी चाहिए, क्योंकि अमुक काम को करने में अमुक प्रकार के खतरे आ ही जाते हैं, तो हमें अमुक सावधानियां लेकर ही यह काम करना चाहिए, और आप उन अमुक सावधानियों को लेने का लोप कर देते हैं, तो आपने उपेक्षा पूर्वक काम किया है, नेग्लिजेंटली, यू हैव एक्टेड नेग्लिजेंटली। उपेक्षा की परिभाषा यह है। अब ना आप उपेक्षा से काम कर रहे थे ना नेग्लिजेंट थे, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक था, बस तेज चल रहे थे। तो तेज चलना कौन सा अपराध है? बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो आपको अब दोषी कैसे मानने? आप अपने में गलत नहीं थे। ऐसे ही पिथन सबस्टेंस का रूल है, रूल ऑफ पिथन सबस्टेंस भी यही कह रहा कि राज्य की विधायिका, उसकी विधायी शक्ति 246(2) और 246(3) दोनों जगह सब्जेक्ट टू केंद्रीय विधायिका के है, लेकिन फिर भी अगर वो उसी विषय पर विधायन कर रही थी जो उसे विधायन के विषय के रूप में उपलब्ध है, बाई चांस ऐसा हुआ कि संबंधित विधायन का प्रभाव दूसरे विषय पर हो गया जो केंद्र के विषय के रूप में संघ सूची या संवर्ती सूची में उपलब्ध था और जिस पर केंद्र का कानून मौजूद भी था, तो फिर राज्य की विधायिका इसके द्वारा किए गए विधायन को शून्य कर देने का कोई आधार दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसे हमने राज्य की विधायिका की शक्ति को शून्य किया तो फिर राज्यों की प्रशासनिक और विधायी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों? जिन विषयों पर उनकी विधायी शक्ति का विस्तार होगा केवल उन्हीं पर उनकी कार्यपालिकी शक्ति का भी विस्तार होगा। और हमने फिर जो राज्य और केंद्र के बीच विभाजन किया है वो विभाजन ही फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, फिर तो मामला एकात्मक हो जाएगा, और एकात्मक हो जाने में कोई डर नहीं है। जैसे जो आम लोग सोचते हैं कि एकात्मक हो जाए तो कोई आफत फट पड़ेगी, आफत कुछ नहीं फटेगी, न कोई डर है, क्योंकि अंततः व्यक्ति का कल्याण यही, लेकिन व्यक्ति का कल्याण ठीक से नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो भारत को राज्यों में विभाजित किया था। फिर तो वो व्यवस्था जो व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसके कल्याण को केंद्र में रख के राज्यों के विभाजन के माध्यम से संघात्मक व्यवस्था के रूप में निर्मित की गई थी, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, वो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और इतने बड़े देश में एकात्मक संविधान ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकता, इसीलिए तो फ्रेमवर्क ने यह व्यवस्था सोची थी कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक एक ही रहेगा। बस व्यक्तियों के, नागरिकों के कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रशासनिक बंटवारा राज्य के रूप में कर देंगे।
अब वो सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए राज्य को संरक्षण देने की जरूरत है। राज्य की विधायी शक्ति को अगर हमने संरक्षण नहीं दिया तो कार्यपालिकी शक्ति वो भी चली जाएगी, क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति और विधायी शक्ति दोनों का प्रयोग उसी विषय पर हो सकता है, या यूं कहें दोनों का प्रयोग एक ही विषय पर हो सकता है। अगर एक विषय पर विधायी शक्ति नहीं तो उस पर कार्यपालिकी शक्ति भी नहीं है। इसलिए राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, और इसलिए रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस डेवलप किया गया। रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस आवश्यकता का रूल भी है, और बुद्धिमत्ता इसका भी रूल है। बुद्धिमत्ता भी इसी चीज का नाम है कि देखा यह जाना चाहिए व्यक्ति क्या करना चाहता था, यह कभी नहीं देखा जाना चाहिए क्या हो गया। इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप इससे मतलब रखेंगे क्या हो गया, तो होना तो व्यक्ति के वश में नहीं है, होना तो ईश्वर के वश में। क्या होगा यह तो कोई नहीं बता सकता, क्या करेंगे यह बताया जा सकता है। करना आपके अधिकार क्षेत्र में है, होना तो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है। आप करेंगे और नहीं होगा, आप नहीं करेंगे और हो जाएगा, आप करेंगे कुछ और कुछ हो जाएगा। तीनों बातें हो सकती हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है वो तो मात्र एक्ट है, रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बुद्धिमत्ता यह कहती है कि कर्ता के कृत्य के पीछे जो उसका आशय है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हां, कुछ कृत्य इतने खतरनाक हैं या इतने खराब हैं कि उनका कर्ता उन्हें किसी भी आशय से करे, उसका आशय अच्छा है बुरा है इससे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी कर्ता को दंडित होना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं, ठीक है, वो काम एक युक्ति संगत मनुष्य से अपेक्षा की जाती कि जानता ही होगा, ठीक है ना। ये अपेक्षा नहीं है। जैसे द्विविवाह आप कर रहे हो, युक्ति संगत मनुष्य को ये नहीं मालूम। आप क्या समझते हो आदमी को? जानवर। आप ये कह रहे हो ना पहली पत्नी से कि रोटी कपड़ा मकान तो तुम्हें भी मिल रहा, तो दूसरे ही कर रहे तो क्या दिक्कत। तो रोटी कपड़ा मकान तो जानवरों को भी मिल रहा, जैसा उन्हें चाहिए। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान तो अंग्रेजों के समय तुम्हें भी मिल रहा था, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष क्या कर रहे थे? क्या आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या आपने जानवर समझ रखा है कि बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आवश्यकताओं की आपूर्ति चाहिए, जितना तुम्हारा है उतना ही तो उसका है, स्वामित्व का भाव नहीं चाहिए। तुम्हारी कृपा पर है, वो तुम्हारी कृपा पर है, तुम जब चाहो तुम निकाल दो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये ऐसे नहीं माना जा सकता। और द्विविवाह आप अच्छे आशय से करो तो भी अगर द्विविवाह की अनुमति मिली तो समाज की व्यवस्था भंग होना तय है। इसलिए वहां कठोर दायित्व, आपराधिक विधि में जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है वो इसी पर है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी कृत्य के पीछे कर्ता का आशय क्या है इसका सिद्धांत है, और बस यही बात पिथ एंड सबस्टेंस में है। दूसरी बात ही नहीं है पिथ एंड सबस्टेंस, यही बस केवल इतनी सी बात है। रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस कहेगा विधायी आशय, इसको देखेंगे। और ये रूल आज से नहीं है, स्वतंत्रता के पूर्व से, क्योंकि हमने आपको कहा देश में संघात्मक शासन व्यवस्था ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित हो गई थी। और जैसा बंटवारा आपके यहां 7वीं अनुसूची में है, ऐसा ही बंटवारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में था, और कमोबेश इसी प्रकार से एंट्रीज थी कि केंद्र को जहां विधायी शक्ति थी, आज भी लगभग उन्हीं विषयों पर केंद्र को विधायन की शक्ति है।
और तब राज्य की विधायिका को जिन विषयों पर विधायन की शक्ति थी, लगभग उन्हीं विषयों पर आज भी राज्य की विधायिका को विधायन की शक्ति है। इसलिए अधिकतर कानून जो संबंधित विधायिकाओं द्वारा उस समय बनाए गए थे, वे आज भी विधायी शक्ति के आधार पर विधिमान्य ही माने गए, यद्यपि फंडामेंटल राइट से उनका संघर्ष होने की दशा में आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता सिद्धांतों का संभव ही नहीं है, ना उसका कोई मतलब है संविधान के प्रवृत्त होने के बाद की विधियों से, क्योंकि संविधान के प्रवृत्त होने के बाद की विधियों से जिसका संबंध है वो कौन सा है? पृथक्करणीयता, सेवरेबिलिटी। और संविधान के लागू होने के पूर्व जो विधियां बनी उनके संबंध में आच्छादन का सिद्धांत। तो संबंधित विधायिकाओं की विधायी शक्ति के आधार पर उनके द्वारा बनाए गए कानून शून्य न हो जाएं संविधान के लागू होने के बाद। इसीलिए 7वीं अनुसूची में जो विषय पूर्व में संघ सूची में थे वे आज भी संघ सूची में हैं, पूर्व में जो राज्य सूची में थे वे आज भी राज्य सूची में हैं, और पूर्व में जो संवर्ती सूची में थे आज भी संवर्ती सूची में हैं, ताकि विधायी शक्ति के आधार पर कम से कम शून्य कानून न हो। फंडामेंटल राइट से संघर्ष के आधार पर तो शून्य हो ही जाएंगे, अगर, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो उस समय थे किंतु राज्य की मान्यता उन्हें नहीं मिली थी। फंडामेंटल का मतलब ये जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल का मतलब हुआ जो व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव है उसे फंडामेंटल कहते हैं, और नेचर और फंडामेंटल कांट बी चेंज्ड। ये कहा जाता है कि अब हम अपना स्वभाव थोड़ी बदल लेंगे, जैसे हैं वैसे हैं, आपको एज सच हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, और हम आइडियल नहीं हो सकते क्योंकि हम भगवान हो गए व्यक्ति नहीं है। भगवान तो हम में है लेकिन अभी हमने उसे पहचाना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम स्वयं ये अनुभव नहीं कर पाए कि हम ठीक है भगवान मेरे अंदर है और हमें उसकी गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए, हम खुद ही नहीं। तो सवाल यह है कि हमारा एज सच ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो फंडामेंटल वही है, फंडामेंटल स्वतंत्रता के बाद संविधान ने दे दिया नहीं। अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स स्वतंत्रता के बाद संविधान ने दिए, तब तो संपूर्ण स्वतंत्रता का संघर्ष अनजस्टिफाइड हो जाएगा। तो आतंकवादियों में और स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानियों में कोई फर्क नहीं बचेगा, ठीक है। थे फंडामेंटल राइट, और चूंकि तत्कालीन शासन उन फंडामेंटल राइट्स को मान्यता नहीं दे रहा था, इसलिए हमने स्वतंत्रता का संघर्ष किया। हमने कहा था कि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष थोड़ी किया, तो संघात्मक शासन व्यवस्था ये पूर्व में भी थी, और तब बंगाल की लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, और वो हमने कहा ना मनी लैंडिंग आज भी संघ सूची का विषय, और तब भी मनी लैंडिंग संघ सूची का ही, वो संघ सूची बोल गए, मनी लैंडिंग आज भी राज्य सूची का विषय है, और तब भी वो राज्य सूची का ही विषय था। बैंकिंग, प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट जो शब्दावली है हम लोगों ने तब देखी थी जब एनआई एक्ट पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बात 3 प्रकार की बातें आई थी, वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, ये सारे शब्द आए थे। और वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट, इसके बारे में कहा गया था कि वचन पत्र वो है जबकि उसका लेखक यानी उसका लेखीवाल, वहां जो शब्दावली है लेखीवाल, प्रतिग्रहिता, इस प्रकार की शब्दावली है, ठीक है ना। तो वहां कहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को निश्चित दिनांक पर निश्चित रकम देने का वचन देता है तो उस लेखक, उस दस्तावेज को प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। और भी माइन्यूट स्पेसिफिकेशन उसके हो सकते हैं, क्योंकि एनआई एक्ट हमने भी बहुत दिन से ना, जब आपसे बातचीत हुई थी उस पर तभी देखा था, बहुत दिन से हमने भी नहीं देखा, इसलिए और माइन्यूट स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट
अक्सर व्यापारिक संव्यवहारों में व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाता है दूसरे को आश्वस्त करने के लिए कि उसके द्वारा किया गया संदाय सुरक्षित है, और जब वो चाहेगा तो कानून की प्रक्रिया से भी इस लेन देन को, ठीक है, वापस ले सकेगा। इसके लिए लिखा जाता है। अब मनी लेंडिंग, ये भी इसी का नाम है कि एक से पैसा लेना फिर वापस करना। तब भी राज्य के पास था, आज भी राज्य के पास है। अब ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि बैंकिंग उस समय भी संघ सूची में थी और बैंकिंग आज भी संघ सूची में है। उस समय भी प्रोमिसरी नोट एनआई एक्ट आज भी केंद्र का अधिनियम है, और उस समय भी एनआई एक्ट केंद्र का ही अधिनियम था। प्रोमिसरी नोट इससे संबंधित अधिकार, चूंकि केंद्र के अधिनियम के आधार पर केंद्र को था, ठीक है, और प्रोमिसरी नोट का वर्णन एनआई एक्ट में ही था। अब राज्य की सूची में वर्णित आपका मनी लेंडिंग इस विषय के आधार पर जो कृषि ऋण है, और आप बैंकें कितनी भी खोल लो, लोग कुछ तो बैंक वही कहते ना, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया ढीला। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप लोन लेकर वापस करना चाहते हो तो बैंक के लोग आपको ऐसी नाक रगड़वाएंगे कि आपको मिलेगा ही नहीं। आप तौबा कर लोगे कि हम नहीं लेंगे, बात खत्म। क्योंकि आप तो लेकर वापस करना चाहते हो। जब आप लेकर वापस करना चाहते हो तो आप ऋण में से कमीशन उन्हें कैसे दे दो, और दो भी तो उतना कैसे दे दो जितना वे लोग देंगे जो लेकर वापस ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, उन्हें तो जो मिल रहा है फ्री का ही मिल रहा है। तुम भी ले जाओ, हम भी ले जा रहे हैं, और हम जब कह रहे हैं कि हम लेकर वापस करेंगे तो हम तो एक सीमा ही तक दे पाएंगे, अगर देंगे भी तो बैंक वाले हमें देंगे ही नहीं लोन। ऐसी ऐसी बातें हमें बताएंगे कि हम लेंगे ही नहीं। अंततः हम तौबा कर लेंगे, भाई साहब हमें माफ करो, हम नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। और बैंक सिर्फ उन्हीं को लोन देंगे जो लेकर देंगे ही नहीं वापस, जो इसका इंतजार करेंगे अंततः सरकार माफ कर दे, बात खत्म हो, वो उन्हीं को देंगे। तो कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया ढीला, और कुछ हिंदुस्तान के आदमी की आदत भी है कि वो सरकारों पर या सरकारी योजनाओं पर विश्वास नहीं करता। वो जाएगा ही मरने के लिए दूसरों के पास। तो कुछ किसान की मजबूरी भी है और कुछ किसान की आदत भी है, वो गांव में जो मनी लेंडर्स हैं उन्हीं से 5% 10% पर पैसे लेगा। अब व्यवस्था लोक कल्याण जैसा आदर्श कम से कम स्वतंत्रता से पूर्व शासन के लिए नहीं था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो अब आए, वो तो पुलिस स्टेट का ही उदाहरण था, और सोशल वेलफेयर स्टेट तो अब हुआ है। लेकिन फिर भी व्यवस्था ये तो शासन बनाएगा ही, क्योंकि अगर व्यवस्था ही ना रही तो शासन के सारे काम ही रुक जाएंगे। तो शासन ने कानून बनाया जो ग्रामीण मनी लेंडर से संबंधित था, उन्हें माफी देने से संबंधित था। और जो ग्रामीण मनी लेंडिंग है अक्सर प्रोमिसरी नोट से होती है, ठीक है ना। गांव में जो मनी लेंडर से पैसा लिया जाएगा उसके अगेंस्ट अक्सर जो बारोअर है, यानी जो उधार ले रहा है, वो प्रोमिसरी नोट लिखकर देता है। अब संबंधित लेजिस्लेचर ने कानून बनाया कि कृषि संबंधी ऋण जिन्होंने लिए हैं उनका रेट हम डाउन कर रहे हैं। क्या कानून बनाया था वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि किताब में लिखा नहीं, लेकिन कृषि ऋण से संबंधित उन्होंने कानून बनाया। अब कृषि ऋण से संबंधित जो कानून हो रहा है वो 2-3 तरीके का हो सकता है कि कृषि ऋण माफ किया जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है, या तुमने कितना भी लिया हो वसूल सिर्फ इतना ही सकते हो, यही सब होगा ना, और क्या होगा। और कृषि ऋण प्रोमिसरी नोट पे भी है, और अक्सर वो ऋण प्रोमिसरी नोट पे ही है। तो आपका कानून उस विषय को प्रभावित करने लगा जिस विषय पर विधायन का हक केंद्र को है, एनआई एक्ट केंद्र का है, ठीक है ना। प्रोमिसरी नोट
केंद्र का विषय है, केंद्र ही उस पर निर्णय ले सकता है और आपका कानून उस पर प्रभाव डालने लगा है। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा, जब कानून बनाया तो मंशा क्या थी? प्रोमिसरी नोट पर प्रभाव डाल देना यह मंशा थी। अगर यह थी तो कलरेबल लेजिस्लेशन है, तब छद्म विधायन है। फिर मनी लैंडिंग को रोकने के नाम पर आप उस विषय पर विधायन कर रहे हो जिस विषय पर विधायन की शक्ति आपको नहीं है। अब देखना यह पड़ेगा क्या प्रमुख था कानून बनाते समय। अगर कृषि के बहाने आप मनी लैंडिंग, जो कि प्रोमिसरी नोट पर हुई है, कृषि ऋण के बहाने आप प्रोमिसरी नोट को प्रभावित कर देना चाहते थे, तो जो सिद्धांत लागू होगा वो छद्म विधायन है, कलरेबल लेजिस्लेशन। और आपका जो विधान है यह विधायी शक्ति के अभाव में, यह विधायी शक्ति के अभाव में किया गया विधायन घोषित करके शून्य घोषित किया जाएगा, इसको शून्य कर देंगे। और अगर बात यह थी कि आप कृषि ऋण या मनी लैंडिंग इसी को रेगुलराइज करना चाहते थे और बाई चांस आपके कृत्य का प्रभाव प्रोमिसरी नोट पर हो गया है, तो पिथ एंड सबस्टेंस लागू होगा और राज्य का विधायन ठीक माना जाएगा। ये दो स्थितियां आ गई और इन दोनों दृष्टिकोणों में से, यानी कलरेबल लेजिस्लेशन और पिथ एंड सबस्टेंस, इसमें से किस दृष्टिकोण को हम लागू करें, इसके लिए जो तत्कालीन समय तो फेडरल कोर्ट था और आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे, इसके लिए कोर्ट कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा लेजिस्लेचर को, क्योंकि अपना काम आप करेंगे। लेजिस्लेचर वो तो लोकप्रिय बॉडी है, हो सकता है जिन्होंने बनाया हो वो अगली बार चुन के ना आए हो, जो चुन के आए हो उससे उनका क्या मतलब, ठीक है। तो युक्ति संगत यानी बुद्धिमत्तापूर्ण भी ये नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को चिट्ठी लिखो, ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं है और युक्ति संगत भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने बनाया हो सकता है वो चुन के ही ना आए हो और बताया भी नहीं जा सकता, यह संभव भी नहीं है, यह संभव भी नहीं, क्योंकि समय कितना खेल लेंगे आप, वो फिर पढ़ना शुरू करें और फिर वहां बैठे लोग पब्लिक लीडर्स हैं, वो कानून की बारीकियां नहीं जानते, ठीक है। न संभव है, न बुद्धिमत्तापूर्ण है, न तार्किक है, कुछ भी नहीं है। इसलिए नियम क्या विकसित हुआ, निर्वचन कोर्ट करेगा और वहां ठीक से हो सकता है, क्योंकि वहां समय समय वहां काम ही यही होता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और फिर कोई काम करने में आप स्किल्ड भी हो जाते हैं, जब एक ही काम लगातार करते हैं तो आप स्पेशलाइज हो जाते हैं उस काम में, तो वो स्पेशलिस्ट हैं उस काम के, इसलिए वे ही करेंगे। और वे कैसे करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेचर से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, वो बस विधान जो सामने रखा है इसी को पढ़ेंगे और फिर ये निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विधायिका क्या कर रही थी, विधायिका का आशय क्या था इन, ठीक है, इन द कमिटमेंट एट द वेरी बिगिनिंग, व्हाट दे वांट टू डू, उस विषय पर विधायन करना चाहते थे जो विधायन के विषय के रूप में उन्हें प्राप्त है, या विधायन जिस विषय में वे कर सकते हैं उस पर विधायन करने के बहाने वो उस पर विधायन कर रहे थे जो विधायन के विषय के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं है। क्या है स्थिति, इसे जानने की कोशिश वो करेंगे। अब इसे जानने की जब कोशिश करेंगे तो इसे जानने के लिए सरल रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। हर एक्ट में आप देखेंगे वहां लिखा होता, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, ठीक है ना। आपने एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो देखा था, वहां भी था स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, यानी विधायिका ये बताती है कि हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित कर रहे हैं, किन उद्देश्यों और कारणों की विद्यमानता के कारण हम इस अधिनियम को अधिनियमित कर रहे हैं। तो कारण और उद्देश्य विधायिका स्वयं बताती। अब वही बात,
आप कितना भी ठीक से काम करो, गलती हो सकती है। यह भी हो सकता है कि संबंधित विधायिका जो ऑब्जेक्ट एंड रीजंस मेंशन कर रही है वो बिल्कुल ठीक हो, वाकई उन्हीं ऑब्जेक्ट एंड रीजंस की विद्यमानता के कारण विधायिका ने वो कानून बनाया हो, और उन ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को पढ़कर आप इस निष्कर्ष पर आ जाएं कि संबंधित विधायिका जिस विषय पर विधायन करना चाहती थी उसी पर उसने किया है। और यह भी हो सकता है कि जिस विषय पर उसने विधायन की शक्ति थी उसी पर उसने विधायन किया, किंतु ऑब्जेक्ट एंड रीजंस गलत मेंशन हो गए। यह भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एंड रीजंस जिसने लिखे वो आदमी बेवकूफ था, उसने ऐसे लिख दिए कि अगर सिर्फ उन ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को पढ़ा जाए तो ऐसा लगेगा कि विधायिका उस विषय पर विधायन करना चाहती थी जिस विषय पर उसे विधायन की शक्ति नहीं थी, जबकि इनफैक्ट अगर पूरा एक्ट पढ़ो तो ऐसा नहीं है। इसलिए इंटरप्रिटेशन की शक्ति का इस्तेमाल करते समय विधायक जो कोर्ट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस पर नहीं रुकेगा, आगे भी जाएगा। किसी का नाम गधा प्रसाद हो गया तो वो गधा ही प्रसाद तो नहीं हो गया, नाम हो सकता है गधा प्रसाद, क्योंकि नाम रखना उसके अपने हाथ में नहीं था, नाम तो मां बाप ने रखा। ठीक है, वो बेचारा क्या करे, ठीक है, उसका नाम ऐसा रख दिया तो वो क्या कर सकता है, लेकिन वो गधा हो थोड़ी गया, है तो आदमी। तो कानून में कभी भी ऐसे नहीं चलता कि ये लिखा है तो ये, और ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। है क्या, हम लोग ऐसा करते इसलिए क्योंकि वो करना सुविधापूर्ण है, ठीक है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। अन्यथा हर चीजें, सारी चीजें बड़ी सूक्ष्म हैं, बड़ी समझने योग्य है। ठीक है, अगर जितने लोग करते हैं ना, उन्होंने कहा हमने संसार का त्याग कर दिया और जंगल चले गए। ठीक है, तो क्या संसार घर में था? ठीक है, अगर संसार घर में था तो जंगल में फिर तुमने आश्रम काहे बना लिया? ठीक है, अब पहले तुम घर को अपना कहते थे, अब संसार, अब आश्रम में तुम्हारा घर हो गया। जैसी भावना लगाव की तुम्हारे अपने घर के प्रति थी, वैसी ही लगाव की भावना अब आश्रम के प्रति है। ठीक है, तो संसार कहां है? लगाव में है या घर में है? किसमें है संसार? अगर बातें इतनी ही आसान होती, ठीक है, कि संसार छोड़ना इतना ही आसान होता कि घर छोड़ देना, तो जानवर ने तो सबसे पहले संसार का त्याग किया, क्योंकि वो उस घर में कभी नहीं रहता। जिस घर में वो पैदा होता है उस घर में तो कभी नहीं रहता। तो सारे मनुष्य भले ही मोक्ष के अधिकारी न होते, लेकिन जानवर जरूर मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। ठीक है, क्योंकि वो तो संसार का त्याग सबसे पहले करते हैं। तो संसार का त्याग ये थोड़ी है कि आपने पत्नी को छोड़ दिया, आपने घर छोड़ दिया, इतनी छोटी बात थोड़ी है। आपने गीता पढ़ ली, ठीक है, उसके कारण से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। उसका जो संदेश है वो आपने जब ग्रहण किया तब जाकर, यानी स्वयं आप जब रूपांतरित हुए, आप जो आज हैं, जब वो नहीं बचे, ठीक है, तब कहीं कोई रूपांतरण या कोई विकास आप में घटित होता है। बातें इतनी आसान थोड़ी है कि आप संसार छोड़ना चाहते। संसार किसमें है? आपके मनोभावों में है या फिर किसी स्थूल चीज, घर, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, इनमें है? किसमें है संसार? आपकी भावना में है। और अगर कोई घर में रहते हुए भी इस मनोभाव को उपलब्ध हो सकता है कि कुछ भी
मेरा नहीं, ये सब कुछ मेरा है। या तो इस मनोभाव में आ जाइए कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान जी का है। तो फिर जब कुछ भी मेरा नहीं, ठीक है, तो अगर ये इस चीज का उपयोग कर रहे तो भी आपके मन में कोई घृणा या वैसी बात पैदा नहीं होगी, क्योंकि अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो ये भी भगवान जी के, हम भी भगवान जी के, कुछ भी मेरा तो है ही नहीं, वो जाने, वो इनसे निपटे, हमसे क्या मतलब है। और ये सब कुछ मेरा है, ऐसे आ जाइए। तो फिर ये जो कुछ कर रहे हैं वो भी हम ही कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है ना। हम ही विस्तृत हुए, चाहे जिस तरीके से आ जाइए। तो संसार तो इसमें है ना, संसार इसमें पत्नी बच्चे घर इसमें थोड़ी है, मनोभावों में है। तो वही बात है, पिथ एंड सबस्टेंस। आप ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को पढ़कर नहीं तय करेंगे, आप इंस्टीट्यूट की भाषा को पढ़कर तय नहीं करेंगे। सारी भाषा पढ़ी जाएगी और फिर यह तय किया जाएगा विधायिका क्या करना चाहती थी। तो जो बंगाल का एक्ट चैलेंज हुआ इस आधार पर कि प्रोमिसरी नोट पर प्रभाव डाल रहा है, जो केंद्र को असाइंड विषय है, तो कोर्ट ने इसी बात का परीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोमिसरी नोट पर जो प्रभाव पड़ा वो तो इंसिडेंटल है। विधायिका इनफैक्ट क्या करना चाहती थी, इंडेप्टनेस, जो एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस है, उससे जो पीड़ित हैं उनको रिलीफ, उनको अनुतोष देना चाहती थी, और वो विषय उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि विधायिका ने अपनी शक्ति के बाहर काम किया। यद्यपि शक्ति का जो प्रयोग हुआ है उसने इंसिडेंटली, आनुषंगिक तौर पर उस विषय को भी प्रभावित कर दिया जिस विषय पर उन्हें विधायन की शक्ति नहीं थी। जो स्वतंत्रता के बाद पिथ एंड सबस्टेंस का उदाहरण है, ये स्वतंत्रता के पूर्व का है। स्वतंत्रता के बाद जो उदाहरण है वो एफएन बलसारा, और एफएन बलसारा इतना प्रसिद्ध मुकदमा है कि सबको मालूम होता है। आप देखेंगे संघ सूची में देखेंगे तो एंट्री संख्या 40 से लेकर 42-45 तक आपको मिल जाएगा। वहां जो विदेशी राज्य है वहां से ट्रांसपोर्टेशन यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो हम विदेशी राज्यों को भेजते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, और जो वहां से मंगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो व्यापार की विधाएं हैं विदेशी राज्यों के साथ, उन पर एकाधिकार या उनके संविधान का अधिकार किसको है, केंद्र को। लेकिन जो राज्य सूची में एंट्री संख्या 8 है वह मादक पदार्थों के, स्पेशली मादक पदार्थ भी कई प्रकार के हैं, उनमें भी विशेषकर लिकर यानी शराब, उसके उत्पादन, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेल, परचेज, ये सारे विषय राज्य को प्राप्त हैं एंट्री संख्या 8 में। और राज्य सूची है कौन सी, सूची संख्या 2। संवर्ती सूची कौन सी, सूची संख्या 3। अब हुआ क्या, महाराष्ट्र राज्य ने अपने यहां शराबबंदी लागू कर दी, कर सकते थे, एंट्री संख्या 8 है। तो सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और प्रथम नियम के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है ना। जब कोई झगड़ा नहीं है तब तो प्रथम नियम लगेगा, फर्स्ट रूल, कि अगर एंट्री है तो उससे संबंधित जितने विषय हो सकते हैं सब पर उनकी विधान की ताकत है। उन्होंने अपने यहां प्रोविजन लागू कर दिया। अब महाराष्ट्र समुद्र से लगता है, महाराष्ट्र में समुद्र है, और विदेशी व्यापार का जो माध्यम होता है वो समुद्र सबसे ज्यादा है, क्योंकि एयर बाय एयर आप अगर करेंगे तो महंगा हो जाएगा। उतना बड़ा जहाज कहां से लाएंगे, और लाएंगे तो उसका उड़ना असंभव हो जाएगा, ठीक है भाई, कैसे उड़ाओगे, उड़ने के लिए उसे हल्का भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो जितने जहाज जितने बड़े उपलब्ध हैं उनसे आप बहुत जरूरी सामान भेज दो, लाइफ सेविंग ड्रग है तो अलग बात है,
लेकिन शराब जैसी चीजें या इस प्रकार की ह्यूमन कंजम्पशन की चीजें, ये तो अगर आप बाई एयर लाए तो बहुत महंगी हो जाएंगी, और बहुत महंगी हो गई तो आउट ऑफ रीच चली गई, फिर तो कोई उन्हें खरीद ही नहीं पाएगा, जो खरीदे नहीं तो व्यापार तो खत्म। इसलिए वो व्यापार, वो तो या तो थल मार्ग और या जल मार्ग, इसी से संभव है, इसके अलावा संभव नहीं। अब शराब ये सबसे सबसे अच्छी कहां की मानते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, कहते हैं स्कॉच, तो स्कॉच कहां से बनती है? उसका जो फर्मेंटेशन है वो स्कॉटलैंड यार्ड में होता है, वहां से आएगा जो उनका वो है, मतलब जिससे वो बनाएंगे वो चीज वहीं से आएगी, क्योंकि स्कॉच है वो। विदेशी शराब, इसको इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट जो करेगा, मानिए उत्तर प्रदेश में रहता है, शराब कहां उतरेगी? महाराष्ट्र में, या वहीं तो उतरेगी जहां समुद्र है। भाई महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कह गए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा, यही तो उतर सकती है जहां समुद्र है, क्योंकि अन्य भाई एयर आ नहीं पाएगी। और ऐसे देश से मंगा रहे हो कि थल से उनसे जुड़े नहीं, जमीन से जुड़े नहीं है। अगर तुर्की के रास्ते आना भी चाहें, क्योंकि तुर्की ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, उसका आधा हिस्सा एशिया में, आधा हिस्सा यूरोप में है, तो भी तुर्की वो हमें आने देंगे? नहीं आने देंगे, फिर कई देश पार करने पड़ेंगे। तुर्की में आइए, फिर इराक में आइए, फिर ईरान में आइए, ईरान से अफगानिस्तान आइए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान से यहां आइए, कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जल मार्ग एकमात्र मार्ग बचता है। तो क्या हुआ? देश के किसी हिस्से में मौजूद व्यक्ति ने उसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद अगर इंपोर्टेड माल उसके पास ना पहुंचे जिसने इंपोर्ट किया है, तो उसे इंपोर्ट का फायदा। अब उतरेगा कहां? जहां सीशोर है, जहां समुद्र का किनारा, उतरेगा तो वहीं। अब उतरा आके महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र राज्य में शराबबंदी है, वहां ना कोई पोजीशन हो सकता है, ना कोई सेल हो सकती है, ना कोई परचेज हो सकता है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कुछ नहीं। अब उत्तर प्रदेश तक आना है तो सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से कुछ तो होगा, और उतरेगा वहां। महाराष्ट्र राज्य ने कहा हमारे यहां तो उतरेगा नहीं, तो हमारा कानून है, हम तो नहीं उतरने देंगे। तुम अपने कहीं ले जाओ, ठीक है, तुम उड़ीसा ले जाओ, आंध्र प्रदेश ले जाओ, गुजरात ले जाओ, कहीं उतारो जाके, यहां नहीं उतरेगा। अब मामला चैलेंज हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र की मांग बात ठीक है। क्यों ये ठीक है? कि तर्क ये पकड़ा गया था कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इनकी इस हरकत से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो संघ का विषय है, यह प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होकर आएगा तो सीशोर से पे ही उतरेगा आके, और समुद्र के ही रास्ते आएगा, ठीक है। तो इनका यह कानून उस विषय पर बन गया है, इन्होंने ये जो शक्ति प्रयोग किया है वो जानबूझकर ऐसे विषय के संबंध में कर दिया जिस विषय पर इनकी विधायन की अधिकारिता नहीं है। यह केंद्र का तर्क था, स्टेट का तर्क था कि नहीं, हमने अपने को उपलब्ध विषय पर ही विधायन किया है, उसका प्रभाव इनके विषय पर पड़ने लगा तो हम क्या करें, पड़ता रहे। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य की बात ठीक मानी, और उन्होंने कहा कि नहीं, पितन सबस्टेंस, वो जो करना चाहते थे वो आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, ये बाई चांस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया। अगर उनका लक्ष्य इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को प्रभावित करना होता तो कानून फिर कुछ यूं होता कि समुद्र के रास्ते महाराष्ट्र राज्य में लाए जाने वाले लिकर को प्रतिबंधित किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में जो बनेगा उसे प्रतिबंधित नहीं करेंगे, तब मानते कि उधर से गड़बड़ है। ये नहीं किया, उन्होंने कहा महाराष्ट्र राज्य में लिकर नहीं बनेगा, तो उन्होंने अपने आप ही तो नहीं बनना प्रतिबंधित कर दिया, तो इसलिए नहीं, आनुषंगिक प्रभाव है। और FN बलसारा ये सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण है, यद्यपि इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में दिए हैं, लेकिन ये सबसे प्रचलित उदाहरण है, ठीक है। और इसके बाद
आपका जो कलरेबल लेजिस्लेशन है वो क्या है, जब आप अपने को उपलब्ध विधायी शक्ति के प्रयोग का बहाना करके उस शक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिस पर विधायन की ताकत, उस विषय को प्रभावित करते हैं जिस पर विधायन की ताकत आपको नहीं है, तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन है। एक और उदाहरण है आपका प्रेम छिब्बर ऐसे करके है, प्रेम करके नाम है, किताबों में आपके दिया है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने क्या किया, अपने यहां यूजीसी जैसा यूजीसी है ऐसा एक बोर्ड बनाया कि हमारे यहां यूनिवर्सिटीज को मान्यता ये देगा, यूनिवर्सिटीज में चलने वाले सिलेबस आदि पर ये नियंत्रण रखेंगे। बिल्कुल लगभग वही शक्तियां जो यूजीसी को प्राप्त है वो सब अपने यहां देगी, एक्ट के माध्यम से उसे स्थापित किया। जबकि 64, 65, 66, 63 ये ठीक है, जो संख्या 25 है वो संवर्धित सूची में और शिक्षा से संबंधित है, तो वो ये कर सकते थे संवर्धित सूची में, क्योंकि राज्य की विधायिका को भी शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्य की विधायिका जब शक्ति प्रयोग संवर्धित सूची पर भी करेगी तो कैसे, सब्जेक्ट टू 246(1) करेगी, यानी जिन विषयों पर केंद्र को विधान की शक्ति है उन पर आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आपने जो कुछ किया वो क्या किया, एक आयोग का निर्माण जो शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है, और गुणवत्ता का मेंटेनेंस और गुणवत्ता की कंटिन्यूएंस रखने का हक इंट्री संख्या 66 के अंतर्गत किसे, केंद्र को। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? आप कहते भर हैं कि हमने संवर्धित सूची में शिक्षा के संबंध में दी गई शक्ति का प्रयोग किया, आपने तो वो शक्ति प्रयोग किया है जो विधायन के विषय के तौर पर केंद्र को प्राप्त है, इसलिए वो शक्ति प्रयोग शून्य माना गया। और कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर शून्य किए जाने वाले जो अधिनियम है उनकी संख्या लगभग नगण्य है, लगभग, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः कोर्ट जो लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उसको अपहेल्ड करने के प्रयास में रहता है, वो कोई भी तर्क अपनाते हैं उसको अपहेल्ड करते हैं। जब कोई तर्क नहीं मिलता तभी शून्य करते हैं, अदरवाइज जल्दी जल्दी करते नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी कर देंगे तो राज्य की विधायी शक्ति शून्य हो जाएगी, ठीक है। और राज्य की विधायी शक्ति शून्य हुई तो उनकी कार्यपालिकी शक्ति भी शून्य हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद का एक और उदाहरण है यूपी जड़े, ऐसे ही भूमियों से संबंधित कानून सभी राज्यों ने पारित किया, क्योंकि सिंचाई, कृषि ये किसका विषय, राज्य सूची का। तो कृषि, सिंचाई इस सबके संबंध में राज्य की विधायिकाएं कानून बनाती हैं, सब जगह यूपी जड़े जैसे कानून पारित हुए। आप जानते हैं ब्रिटिश भारत में जमींदारी की व्यवस्था थी और जमींदार एक मध्यवर्ती था। मध्यवर्ती का तात्पर्य यह था वो बिचौलिया था, सरकार का भी एजेंट था और जो एक्चुअल कृषक भूमि पर खेती करता था उसका वो मालिक भी था। राज्य ने अपनी सारी जमीन जमींदारों को दे दी थी और इसके बदले वो जमींदारों से जो वसूलते थे उसे माल गुजारी कहा जाता था। और जमींदार उस सारी जमीन पर खेती नहीं कर सकता था, तो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर वो क्या करता था, जो एक्चुअल खेती करने वाले थे उनको वो जमीन दे देता था और फिर उनसे पैसा वसूलता था। जो एक्चुअल कृषक उसे देते थे उसे वो लगान कहा जाता था, उसे लगान, और वो जो सरकार को देगा वो माल गुजारी। बीच में ये जमींदार था, इसलिए इसको मध्यवर्ती कहा, ठीक है। इन मध्यवर्तियों ने किसानों का बहुत शोषण किया, इसलिए स्वतंत्रता के बाद सारा जमींदारी खत्म की गई, सारी जमींदारी। लेकिन जमींदारी खत्म करते समय जो जमींदार जितनी मालगुजारी सरकार को देता था उतने के बराबर कंपनसेशन दिया जाए, ये बात आई। लेकिन क्योंकि जमींदारी का उन्मूलन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर रहे थे, उन्होंने वो दुर्दशा देखी थी, इसलिए वो इस मत के थे कि नहीं, आधे से ज्यादा नहीं देंगे, जितनी मालगुजारी ये देते हैं उसका आधा इन्हें देंगे, ठीक है, और आधा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला
कि आधी जमींदारी के पक्ष में तो आपने कंपनसेशन दिया और आधी अधिग्रहित कर ली, कन्फिस्केशन कर लिया, ठीक है, यही तो मानेंगे, आधा अधिग्रहण कर लिया और आधा कंपनसेशन दे दिया, ठीक है, और विदाउट एनी कंपनसेशन जमीन को अधिग्रहित करने का हक केंद्र को था, ठीक है, विदाउट कंपनसेशन। आधा तो आप विदाउट कंपनसेशन ले ही रहे, तो इसलिए इस कानून को फिर शून्य किया था। और इसके पीछे नीति भी रही थी, क्योंकि जमींदार भी अंततः इसी देश के नागरिक थे, इसलिए इसको शून्य कर देना ही ठीक था, इसलिए शून्य कर दिया था। फिर राज्यों ने पूरा, ठीक है, कंपनसेशन देने का व्यवस्था की और फिर वो आगे चला, ठीक है ना। तो ये पिथ एंड सबस्टेंस और आपका कलेबुल लेजिस्लेशन, ठीक है, जब विधायिका वही करना चाहती थी जो वो कर सकती है, तो पिथ एंड सबस्टेंस, भले ही प्रभाव दूसरे पर आ गया। जब उसे करने के नाम पर जो वो कर सकती है वो करती है, जो वो नहीं कर सकती, तो कलेबुल लेजिस्लेशन। प्रथमतः सूचियों में वर्णित विषयों को पूरे प्रभाव के साथ पढ़ा जाना, और द्वितीयतः अगर विषय ऐसे हैं जिनमें से कुछ विषय दूसरी सूची में चले गए, तो जनरल एंट्री को थोड़ा कम करके पढ़ेंगे, अर्थात जनरल एंट्री में से वो विषय निकल गया ऐसा मानकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात 4 नियम सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में लगते हैं, ये चारों आपको बताए गए। समय समय पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आते जाएंगे, ठीक है। ये 4 नियम आप मूल रूप से समझ लेंगे और विषय के अनुसार जैसे जैसे उदाहरण आते जाएंगे आगे हम बताते जाएंगे। कल हम लोग असंगति के नियम पर बात करेंगे, देखिए।